करौली सहित पूरे देश भर में मकान इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से पनप रही है। इसमें रोजगार की भी काफी संभावना है और जमीन का सही उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने जीवन में जब जमीन खरीदता है वो महंगी जमीन है, बड़ी कीमतों से खरीदा जाता है, उसका सही इस मामले को लेकर मेरे साथ है करौली के आदेश शर्मा। प्रोफेशनल रूप से डिजाइनर है, लेआउट तैयार करते हैं और करौली में उनकी काफी डिमांड भी रहती है। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। कोई व्यक्ति जब मकान खरीदता है तो वास्तु का क्या उसमें महत्व है, जमीन का सही उपयोग कैसे किया जाए, मकान की जब नींव रखी जाती है उससे लेकर जब आपके अंतिम चरण तक एक एक बात का आपका जवाब दिया जाएगा। आदित्य शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आदित्य जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मकान का सही उपयोग कैसे किया जाए, मकान बनाते समय वास्तु का क्या महत्व रहता है? जी बिल्कुल भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग घर बनवाते हैं तो आज के युग में प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी को एक प्लॉट खरीदना भी किसी चुनौती से कम नहीं है ना। ये सभी चीज़ों को देखते हुए जब हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें वास्तु का हमें 100% ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से जो घर बनते हैं उनमें हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। उनमें हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, उसमें सारी जो समस्याएं रहती हैं वो हमें कभी भी देखने को नहीं मिलती हैं। अभी आज के युग में क्या हो रहा है कि हम जैसा देख रहे हैं कि क्लाइंट हमें कहता है कि हमें वास्तु का कोई रोल नहीं चाहिए, हमें अपनी कंफर्टेबिलिटी चाहिए। तो जैसा कि नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबिलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वास्तु, क्योंकि वास्तु के हिसाब से जब हम घर बनाते हैं तो उस घर में कभी कोई समस्या आती नहीं है। जैसे प्रॉपर होना चाहिए, अग्नि कोण पे अपना किचन हो गया, ईशान कोण पे अपना मंदिर हो गया, या फिर शीतलता से रिलेटेड जितने भी उपकरण हमारे होते हैं जैसे मशीनरी हो गई है ना, ओपन एरिया हो गया, ये सभी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अलावा और मकान, जैसे किसी व्यक्ति ने जमीन खरीदी, जमीन का सही उपयोग हो एक एक इंच का, उसके हमारे दर्शकों को आप जानते हैं। उसके लिए सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सही उपयोग के लिए हमें कोई अच्छा आर्किटेक्ट पहले हायर करना चाहिए, जिससे जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें लेआउटिंग जब प्रॉपर हो जाएगी उससे हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। एक वास्तु के अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें है वो है वेंटिलेशन। घर का जो वेंटिलेशन है वो भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से घरों में वेंटिलेशन नहीं रहता, उनमें सफोकेशन आता है, आप आधे घंटे से ज़्यादा उसमें रुक नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। प्रॉपर घर के चारों साइड सेटबैक हमें छोड़ना चाहिए, जिससे क्या होगा हम लोग विंडो वगैरह वो सब हायर कर सकें, क्रॉस वेंटिलेशन हमारे घर को मिल सके। जितना क्रॉस वेंटिलेशन हमारे घर में होगा उतना ही हम लोग आसानी से तक कोई व्यक्ति लेआउट बनवाने के लिए आपके पास आता है तो आप उसको क्या एड्रेस देते हैं, कैसा लेआउट होना चाहिए? यानी आजकल 3 BHK 2 BHK का एक वो चल रहा है, तो लेआउट कैसा होना चाहिए? देखिए सर, मैं आपको बताऊँ, इसमें ऐसा रहता है कि वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। ज़्यादा मेंबर्स हैं तो हम 3 BHK अफोर्ड करेंगे, उससे कम है 2 BHK अफोर्ड करेंगे, और भी ज़्यादा है 4 BHK अफोर्ड करेंगे। तो ये रहता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में। अभी इसमें सबसे जो अहम रोल हमारा रहता है वो ये रहता है कि जैसे चाहे 3 BHK हम लोग बनाएं या 2 BHK बनाएं चाहे 1 BHK बनाएं, उसमें एक तो प्रॉपर वेंटिलेशन और वास्तु का ध्यान हमें रखना चाहिए, 100% फ्रेम बेसिस बनाना चाहिए। दूसरी एक चीज़ है, आजकल जो घर बन रहे हैं वो पूरा टोटली मॉडर्न बेसिस बन रहे हैं जी। तो हम घर का जो एक्सटीरियर और इंटीरियर है वो टोटली मॉड्यूलर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि नया एक एलिवेशन हमने बनवा लिया, तो वो एलिवेशन में पूरा डिटेलेशन होता है, कहाँ हम लोग CNC कटिंग लगा रहे हैं, कहाँ हम ग्रिल्स लगा रहे हैं, कहाँ टेराकोटा का हम लोग जाली लगा रहे हैं, वो पूरा हम लोग मतलब घर बनने से पहले ही हम एलिवेशन तैयार करके और उसका एक्सटीरियर लोग हम क्लाइंट को दे देते हैं, जिससे ये कि वो क्लाइंट को अच्छा आउटपुट मिल सके और एक अच्छा पूरा सुविधाजनक घर उसे क्लाइंट को हम प्रोवाइड करवा सकें। किसी से लेआउट तैयार कराता है तो लेआउट शुरुआत के लिए होता है या अंतिम तक होता है, उसको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सर, मैं बताऊं, अभी तक जो करौली में होता था वो केवल ये रहता था कि नक्शा बनवा लिया, उसके बाद फिर ठेकेदार की व्यवस्था रहती थी और क्लाइंट का सर्टिफिकेशन रहता था। बाकी ऐसा नहीं होता है, हमें आर्किटेक्ट 100% A से लेके और Z तक का हायर करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग लेआउट लेंगे, लेआउट के बाद में हम स्ट्रक्चर का डिटेल लेंगे, तो उसमें क्या होगा, जब PCC होगा तो हमारे देख रेख में होगा, उसके बाद में कॉलम खड़े होंगे तो कॉलम का जो सेंटर लाइन
ड्राइंग जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम साइड पे मार्किंग करवाते हैं, तो वो कॉलम हमारे अकॉर्डिंग खड़े होते हैं। तो उसमें क्या है, बहुत रेयर चांसेस रहते हैं। कॉलम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है घर का। अगर कॉलम इंचेज में भी आउट हो जाते हैं ना, तो पूरे घर का स्ट्रक्चर पूरा बदल जाता है, पूरी लेआउटिंग बदल जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो कॉलम का जो सेंटर लाइन ड्राइंग है उससे प्रॉपर हमें कॉलम की हम लोग मार्किंग करवाते हैं। फिर डीपीसी पे हम लोग चेक करते हैं क्या उसका फुटिंग फाउंडेशन चल रहा है, पूरा प्रॉपर रेशो के हिसाब से चल रहा है या नहीं। वो सभी चीज़ों की हम प्रॉपर बीच बीच में विजिट करते रहते हैं। उसके बाद में हम लोग सिल लेवल, लिंटर लेवल की विजिट आ जाती हैं, फिर स्लैब लेवल की विजिट आ जाती हैं। फिर छत पे हम लोग कुछ हमारे जो एलिवेशन का जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहाँ से छत एक्सट्रूड हुआ है, कहाँ से अपना बैक साइड गया है, तो वो सारी चीज़ों का हमें पूरा मेजरमेंट करके, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि हमें मतलब क्लाइंट से कि ए से लेकर और जेड तक की सारी विजिट उसमें होनी चाहिए अपनी। आप लेआउट जो बनाते हैं उसमें अपन तत्काल चेंज कर सकते हैं? आपको बिल्कुल ऐसा होता है सर। स्ट्रक्चर की जो ड्राइंग बनती है, स्ट्रक्चर के एनालिसिस से पहले उसमें हर कुछ संभव प्रयास हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, हमारे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम क्लाइंट को पहले 3-4 ऑप्शंस देते हैं रफली लेआउट के, जिसमें क्या है क्लाइंट सेटिस्फाई हो सके। तो उसमें जैसे मैंने 4 ड्राइंग दे दी, 4 ड्राइंग में से सपोज दैट क्लाइंट को तीसरे नंबर की ड्राइंग समझ में आती है और वो भी लगभग 50% समझ में आती है। तो उसमें ये कि हम लोग उसमें 50% और क्लाइंट को संतुष्ट कर सके, तो उसमें पहले हम लोग चेंजेस करते हैं। फिर उसके बाद में फाइनल आउटपुट पे आते हैं। फाइनल आउटपुट जब क्लाइंट फाइनल करता है उसके बाद ही हम लोग ड्राइंग फाइनल करते हैं। क्लाइंट की बात तो उसमें फाइनल आप लोग करते हैं। क्लाइंट का 100% सेटिस्फिकेशन यही हमारा सेटिस्फिकेशन। आज जी एक बार आप अपने बारे में दर्शकों को जानकारी दें। जी सर, मैं बताना चाहूँगा, मैंने सर पहले जयपुर से मैंने बीटेक किया है अपेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद में मैंने प्रोफेशनल और बिल्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि मैंने जयपुर से किया। फिर मैं इंटर्नशिप करने तमिलनाडु गया, कोयम्बटूर। वहाँ मैंने जाना पड़ा, आर्किटेक्ट है वहाँ, उधर मैंने इंटर्नशिप किया। वही मैं लगभग 1.5 से 2 साल में उधर ही रहा हूँ। फिर मैंने उसी फर्म में आर्किटेक्ट के साथ में जॉब किया, जूनियर आर्किटेक्ट की पोस्ट पे। उसके बाद में सर मैं जयपुर आ गया, वहाँ मैंने स्थापत्य आर्किटेक्ट है राजा पार्क में, उनके यहाँ पे मैंने जॉब किया। अभी पिछले 2.5-3 साल से मैं अपना खुद का करौली में कर रहा हूँ। और करौली में हमने लगभग 4 से 5 होटल बनाए हैं, 8 से 10 मैरिज गार्डन बनाए हैं, और अपार्टमेंटल एरिया तो कम से कम 10 से 15 हमने कम से कम ये मानो आपकी 3 साल में 200+ प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करके दिए। करौली में मेन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके जिसको आपने डिजाइन किया है? करौली में सर मैं आपको बताऊँ, गुलाब बाग में हमने बनाया है बचपन स्कूल के सामने, वो G+3 हमने बनाया है। एक हंसा बाबा के तराई पे हम बना रहे हैं, वो हम G+2 बना रहे हैं। एक हमने कैला देवी बनाया है, वो हमने होटल बनाया है कैला देवी। एक कैला देवी ये कालीसिल नदी के पास में दा पचौरी होटल है, वो मैंने ही बनाया है। उसके बाद में एक मैरिज गार्डन में कैला देवी में बना रहा हूँ। एक रेस्टोरेंट अपना पूरा जो ब्लेस टाइप का जो हट्स होता है ना, वो हट्स का मैं अभी काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कैला देवी में स्टार्ट करने वाला। मड्रायल में भी मैंने होटल बनाए हैं, 4-5 कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाए हैं, 3 मैरिज गार्डन बनाए हैं, डुप्लेक्स बनाए हैं मड्रायल में। एक साइंटिस्ट हैं, उनका भी घर हम लोग बना रहे हैं मड्रायल से। एक आपने तमिलनाडु में भी काम किया है। तमिलनाडु और राजस्थान में मकान में डिफरेंस क्या है लेआउट में? ये थोड़ा मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ा सा अंतर है। एक तो हम लोगों का जो राजस्थान का जो वास्तु है, वो वास्तु और तमिलनाडु का वास्तु दोनों ही अलग अलग वास्तु हैं। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल आपको बता देता हूँ। हमारा जो सीढ़ियाँ हैं वो क्लॉकवाइज टर्न लेता है, हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ टर्न लेता है, जो कि तमिलनाडु में नहीं होता। तमिलनाडु में सीढ़ियाँ वास्तु के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज टर्न होती हैं। उधर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सभी छतें टेपर बनाई जाती हैं, पानी के निकास की प्रॉपर व्यवस्था की जाती है। अभी जैसे हमारा लगभग 1000 से 15 स्क्वायर फीट एरिया हुआ, उसमें हम लोग 2 से 3 रेन वाटर पाइप लगाते हैं। उनका इतना बारिश होती है उधर कि हमें 2-3 रेन वाटर पाइप से कोई काम नहीं चलता, हमें पूरा स्लैब का टेपर बनाना होता है। ये सारी चीज़ें। धन्यवाद आदेश शर्मा जी, आपके लिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश शर्मा करौली के 3 वर्ग के पास इनकी ऑफिस है, आप इन संपर्क कर सकते हैं। आदित्य जी, आपका नंबर क्या लोग संपर्क कर सकते हैं? जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 8955 036 085। एड्रेस है
3 बड़ के पास, महिंद्रा ट्रैक्टर की एजेंसी के पास में करौली। मेरा मकसद सिर्फ है, मैं युवाओं को आगे करके उनके उद्योग और धंधों को बढ़ाने का प्रोत्साहन करते हैं। निश्चित रूप से नया काम है। करौली के लिए आप मुझे संपर्क करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।